स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रुचिरा कंबोज के बारे में, जो कि हमारे इंडिया के एम्बेसडर हैं एट यूनाइटेड नेशन। इन्होंने जो है हाईलाइट किया था मुद्दा कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए एट यूनाइटेड नेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन एक नए अपडेट के साथ। तो देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया ने जो है कट कर दिए हैं यूनाइटेड नेशन फंडिंग, यानी इंडिया यूनाइटेड नेशन और इसके साथ साथ दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज में जो फंडिंग करता है उसको काफी बड़े लेवल पे जो है यहाँ पे कट डाउन कर दिया है। तो क्या है इसका इंडिकेशन, इससे इंडिया क्या बताना चाहता है, आइए उस पूरी वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो आपको पता है कि इंडिया कॉल्स फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म क्वेश्चन द डोमिनेंस ऑफ 5 मेंबर। इंडिया ने कई बार जो है इस चीज को लेकर सवाल खड़ा किया है कि यहाँ पे जो डोमिनेंस है केवल 5 लोगों का ही चलता आ रहा है, जो कि बहुत लंबे टाइम से, जब इनफैक्ट जब से यूनाइटेड नेशन बनाए तब से केवल 5 ही लोग अपनी मनमानी करते हैं यहाँ पे। और इसी वजह से यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, और ऐसा इंडिया बहुत बार डिमांड कर चुका है। लेकिन अब जो है इंडिया ने यहाँ पे एक कड़ा स्टेप लेते हुए एक नई चीज को अपने सामने रखा है। देखो यूनाइटेड नेशन जो है वो एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 193 क्या है टोटल मेंबर कंट्रीज है। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन को जो है फंड किया जाता है इसके मेंबर कंट्रीज के द्वारा, और इनका कंट्रीब्यूशन है ना वो डिटरमाइन किया जाता है एक असेसमेंट, जो कि हर साल होता है, हर 3 साल में होता है। ये जो असेसमेंट होता है ना इसके अंदर कुछ कुछ कंसिडरेशन ली जाती है, जैसे कि जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, और इसके अलावा एक्सटर्नल डेट कितना है उस कंट्री के ऊपर, और फिर जो है एक फिक्स किया जाता है क्वांटम कि कोई कितना कंट्रीब्यूट करेगा। बात करें यूएसए की तो ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यानी कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन के रेगुलर बजट के अंदर, जहां पे ये 22% कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 0.737%, यानी टोटल बजट का 0.737, और ये जो है 24th लार्जेस्ट कंट्री है अमंग 193 कंट्रीज। ठीक है, अब आगे देखो, यहां पे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं जिसको देखकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा देश कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो जैसा कि आप यहां पे बाहर देख सकते हो, ये है यूएसए जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है 22%, फिर उसके बाद आता है जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूके। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहां पे आप ग्राफ देख सकते हो, ये शो करता है कि यहाँ पे ये जो डार्क कलर से आप देख रहे हो ना, ये केवल टॉप 20 कंट्रीज के द्वारा ही जो है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिलता है यूनाइटेड नेशन को। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 173 कंट्रीज से केवल 16% आ पाता है। वहीं 20 कंट्रीज ऐसी हैं जिनसे टोटल जो है उसका 83.78% आता है। तो यहाँ पे ये चीज है। और अगर आप बात करोगे इंडिया की, तो देखो इंडिया का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, 2012-13 के अंदर इंडिया जो है टोटल पूरे बजट का 16% जो है कंट्रीब्यूट करता था, फिर जो बढ़ के आगे 17.919 हुआ, फिर उसके बाद बढ़ के 2014-15 के अंदर ये 18% तक पहुंच गया, क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया ने जो है एक अच्छी खासी ग्रोथ अचीव करी है पास्ट के फ्यू ईयर्स के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें मैथमेटिकल फिगर्स के अंदर, तो इंडिया जो है टोटल कंट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो वो है 138 करोड़ रुपीज। यहाँ पे 2014 के अंदर जो है ये बढ़कर कितना हो गया, 157 करोड़। वहीं 2015 के अंदर ये बढ़कर हो गया 244 करोड़। ठीक है, तो ये इस तरीके से बढ़ता रहा, जैसा कि आप इस ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो। लेकिन अभी अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो ये कि अभी जब इंटरिम बजट आया था 2024 और 25 का, जो कि हमारे पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उन्होंने उसके अंदर ये साफ साफ लिखा था कि यहाँ पे इंडिया स्लैश करने जा रहा है फंडिंग फॉर इंटरनेशनल बॉडीज, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन भी इंक्लूडेड है और बाकी दूसरी बॉडीज भी इंक्लूडेड है जिनमें इंडिया अपनी फंडिंग भेजता है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे मेजर जो यहाँ पे कट डाउन किया है ना, वो किया है 35.16% का। ठीक है, कितना, इतना जो है रिड्यूस कर दिया 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार। देखो यहाँ पे 2024-25 में जो इंटरिम बजट आया ना, उसमें ये बताया गया कि इंडिया जो है करीब 558 करोड़ जो है वो क्या करता है, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो यहाँ पे बताया इंटरनेशनल बॉडीज पे इंडिया का खर्चा होता है 558 करोड़ फॉर द ईयर 2024 एंड 2025, जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड है, जैसे कि बिम्स्टेक, सार्क और यूएन भी। आगे देखो, यहाँ पे एक जो है जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने भी यहाँ पे एक ट्वीट करते हुए बताया कि इन अ वेलकम मूव इंडिया ने जो है कट कर दिया है अपना कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशन फंडिंग। अब देखो यहाँ पे इन्होंने आगे क्या कहा है, यूनाइटेड नेशन की पावर्स का जो है ना वो एक तरीके से गलत इस्तेमाल होता है, यानी कि 5 जो मेजर पावर है वहां पे परमानेंट मेंबर केवल उन्हीं के द्वारा जो है मनमानी चलती है। अब जब कंट्री है यानी कि पूरा जो यूनाइटेड नेशन है वही इंडिया जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है उसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, तो फिर हम क्यों अपना पैसा और अपना टाइम जो है यहाँ पे वेस्ट करें। तो इसीलिए ये काफी अच्छा मूव बताते हैं और साथ ही कहते हैं कि इंडिया को यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है उससे भी खुद को विड्रॉ कर लेना चाहिए। एनीवे
तो यहाँ पे अब जो है बजट का एक रिवाइज्ड एडिशन आया आपके सामने, जहां पे 2024 में बताया गया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 866 करोड़ का जो है ये बताया था कि ग्लोबल एंटिटीज में क्या करता था इंडिया, इन्वेस्ट करता था, देता था पैसा। लेकिन अब वो घटकर कितना हो गया है, अब वो घटकर सिर्फ जो है यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीवियस वाली स्लाइड में चल के, जो कि घट के 558 करोड़ हो गया है। ये तो वो है जो हम पूरा एकदम होलसम बता रहे हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करके। अब थोड़ा सा डिटेल में अगर और इसको देखें बारीकी से, तो देखो रेगुलर बजट टू बी प्रेजेंटेड लेटर दिस ईयर आफ्टर ए न्यू गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश्ड, तो यहाँ पे इस पे नहीं जाते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बजट कट्स द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशन फॉर 2024-2025 एट 170 करोड़। यहाँ पे देखो करीब जो टोटल डिक्रीज हुआ है ना, वो कितने परसेंट का हुआ है, 54.25, जो कि 50 यानी आधे से भी ज्यादा जो है कट डाउन हो चुका है। यहाँ पे रिवाइज बताया कि इंडिया जो है अब 382 जो है करोड़ जो है क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये चीज है। और सबसे ज्यादा मेजर जो इसमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन में, जो कि अब आज के टाइम पे केवल 175 करोड़ तक रह गया है। ये डिक्रीज जो हुआ है ना, इसके इंडिया जो है क्या इंडिकेशन देना चाहता है, तो वो भी हम समझते हैं। देखो, द डिक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूनाइटेड नेशन मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज सिग्निफिकेंट एज इंडिया हैज लॉन्ग बीन कॉलिंग फॉर रिफॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे जो है इंडिया एक चीज इंडिकेट करना चाहता है कि हम काफी टाइम से रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं, बट स्टिल कोई भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वो जो 5 मेंबर कंट्रीज है वो अपना वीटो लगा के किसी भी दूसरी नई कंट्री को आने देने ही नहीं चाहती, स्पेशली ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स मोस्ट पावरफुल विंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी इंडियन ऑनलाइन पब्लिकेशन। यहाँ पे ये चीज बोली गई है। अब देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो है 78th सेशन में प्रेसिडेंट थे डेनिस फ्रांसिस, वो भी इंडिया के विजिट पे आए थे और उन्होंने भी ये देखा था कि इंडिया के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है, जो अपने साउथ एशियन को जो है यहाँ पे एक साउथ ईस्ट एशियन का यहाँ पे जाइंट बताया है और कहा है कि इसको मिलनी चाहिए परमानेंट सीट एट यूएनएससी। आगे देखो, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। देखो इंडिया जो है 4 कंट्रीज का पार्ट है। जैसे आप G7 सुनते होंगे, तो वो G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो कि बहुत पावरफुल कंट्रीज मानी जाती है। तो ऐसे ही इंडिया भी जो है ग्रुप ऑफ 4 नेशन का पार्ट है, जिसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है, एक आती है ब्राजील, एक जर्मनी, एक जापान, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज आती है इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पे ये जो कंट्रीज है ना, ये G4 का पार्ट है और ये कॉन्टिन्यूअसली रिफ्लेक्ट करती रहती है करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को, ठीक है। इंडिया जो है आज के टाइम पे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे आज इंडिया से केवल यूएस, चाइना, जर्मनी ही और जापान ही आगे हैं, उसके बाद इंडिया का नंबर है। तो ये किसके द्वारा रिलीज की गई, मॉनेटरी फंड डेटा के द्वारा रिलीज की ये वाली रिपोर्ट। अब जो G4 नेशंस है ना, वो देखो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को इन दी बिड्स फॉर परमानेंट सीट। यानी कि अगर आज इंडिया की बात चलती है परमानेंट सीट को लेकर एट यूनाइटेड नेशन, तो यहाँ पे बाकी के जो 3 कंट्रीज है ना, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान, ये सपोर्ट करेंगे और इंडिया भी ऐसा ही करेगा अगर इन तीनों कंट्री में से किसी का भी यहाँ पे मिलती है तो परमानेंट सीट। तो यहाँ पे ये बोला जाता है। आगे देखो, इंडिया वॉज इलेक्टेड एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन जून 2020। इंडिया का यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे 2020 जून के अंदर जो है इलेक्शन होता है। यहाँ पे विनिंग द मोस्ट पॉपुलर वोट, आज भी मतलब 193 मेंबर स्टेट्स हैं और उसमें से इंडिया ने 184 वोट्स को जो है हासिल किया। किस रिलेशन में, कि हाँ इंडिया को जो है यहाँ पे मिलनी चाहिए परमानेंट सीट। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, इंडिया वाज अ नॉन परमानेंट मेंबर एट यूएनएससी फॉर द 2021 एंड 2022 टर्म। इंडिया वाज द ओनली कैंडिडेट अंडर द एशिया पैसिफिक कैटेगरी फॉर दैट ईयर। इंडिया 2021 और 22 के अंदर यूएनएससी के जो है 8th अपॉर्चुनिटी दैट केम इन द वे, ठीक है। इसको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो यूएनएससी जो कि एक पावरफुल आर्म है यूनाइटेड नेशन। अब देखो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो देखो बात करें यूएनएससी की, तो एक बहुत ही पावरफुल आर्म है, एक बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, जो कि मेंटेन करती है ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को। तो अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या क्या कर रही है, यूएनएससी एक्सरसाइज इट्स रिट डिटरमाइनिंग एक्ट्स ऑफ एग्रेशन एंड थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस। इंटरनेशनल पीस को जो भी थ्रेट होते हैं उन सभी को रोकती है। अपार्ट फ्रॉम डिसाइडिंग ऑन पीस कीपिंग फोर्सेज डिप्लॉयमेंट अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्लैग एंड इंपोजिंग सैंक्शन, यानी कि ये किसी भी दूसरे देश पे सैंक्शन भी लगाते हैं, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, ये सभी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए भी कि इंडिया इसका पार्ट बने, ठीक है। आगे देखो, अब देखो इंडिया के एक और रीजन है कि यहाँ पे आप देख के थोड़ा शॉक होंगे, इंडिया ने कंट्रीब्यूट किए करीब 2000 मिलिट्री पर्सनल। यहाँ पे मिलिट्री और पुलिस पर्सनल जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर इंडिया ने लास्ट 70 ईयर्स के अंदर 2 लाख मिलिट्री एंड पुलिस पर्सनल दिए हैं हमारे इंडिया के।
अब यहाँ पे आप देखोगे इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है पूरे यूनाइटेड नेशन के अंदर, जहां पे आप देखोगे इंडिया ने टोटल 6073 पर्सनल जो है दिए हैं। और नेपाल और बांग्लादेशी जो है इंडिया से आगे हैं, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने केवल 4164 पर्सनल दिए हैं, जो कि 5th पोजीशन पे आते हैं। चाइना जो कि 8th पोजीशन पे है 2267 पर्सनल के साथ। और यहाँ पे आप देखोगे जो P5 नेशन यानी परमानेंट 5 मेंबर, जिसके अंदर फ्रांस भी आता है, उसने केवल 587 पर्सनली ही दिए हैं। अब आप देखो इंडिया का और इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। और ये केवल कौन सी पोजीशन पे आता है? 28th पोजीशन पे। तो आप देख सकते हो कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू परमानेंट 5 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। India's personal contribution is just about 10% of the total 66,839 peacekeepers. इंडिया ने पूरे इसके अंदर ना 10% कंट्रीब्यूट किया है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया अगर नहीं बनता है इसका मेंबर, तो आप सोच सकते हो कि मतलब यूनाइटेड नेशन की कोई एग्जिस्टेंस भी हो सकती है। इंडिया फोर्सेस जो है मतलब 71 पीस कीपिंग मिशंस में से 49 जो है इंडिया की तरफ से ही हुए हैं। एस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइड इन 1948 से लेकर अभी तक 71 पीस कीपिंग मिशंस हुए, और उनमें से 49 जो है इंडिया को क्या हुआ, मतलब करने के लिए बोला गया। करेंटली मोस्ट इंडियन पीस कीपर्स आर इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया के पीस कीपर्स जो हैं आपको रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिल जाएंगे, साउथ सुडान में देखने को मिल जाएंगे, एज पर द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे अब जो है एस जयशंकर, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने भी एक यहाँ पे एक बयान रिलीज किया था, जहां पे ये बोलते हैं कि मैं काफी श्योर हूं कि इंडिया को जो है यहाँ पे परमानेंट सीट मिल सकती है एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये बहुत आसान नहीं होगा। क्यों ये आसान नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे नेशन है जो क्या करते हैं, एक तरीके से ब्लॉक का काम करते हैं, यानी वो हमें अपोज करते हैं, वो हमारा एंट्री नहीं चाहती यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो ये साथ ही ये वाली चीज भी बोलते हैं। बट इन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो है पिछले 5 साल 10 साल के मुकाबले आज के टाइम पे ज्यादा श्योर हूं कि हमें परमानेंट सीट मिल सकती है, लेकिन इस चीज के अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहां पे ये है पूरी रिपोर्ट जहां पे हमने बात करी। और अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपका क्या सोचना है, आपका क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे। तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। काफी सारा स्टडी मटीरियल भी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो डाउनलोड जरूर कर लेना। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जहां पे हम ऐसे ही किसी टॉपिक पर एनालिसिस लेकर आएंगे।